मुसलसल आ रहा हूँ। बेनिफिट तो ये आप योगा के बेनिफिट्स के बारे में कुछ बताएंगे, क्या फ़ायदे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि योगा एक नशा है जो करता है। हाँ जी। ज़ाहिर है कि माशाल्लाह आपका हुस्न देख के, खूबसूरती देख के, आपकी फिटनेस देख हाँ जी, के सब दोस्तों को योगा करनी चाहिए। इसके बेनिफिट के बारे में ज़रा बताएं। ऐसा है कि जब आप योगा पे आते हैं ना, मोस्टली लोग ऐसे हैं, किसी को कोई मैदे का मसला है, किसी को नेक का मसला है, किसी को कोई ना कोई मसले के साथ है। ठीक है, मेरे साथ भी कोई मसले थे, जैसे मेरे कमर का मसला था। मैं ऑफिस में बैठता था और कमर में पेन रहती थी मैं, और वेट भी बहुत ज़्यादा गेन कर गया था, और भी कई मसले थे मेरे। ठीक है, और शोल्डर का मसला था मेरा। मैंने इधर आना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आस्ता 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 स्टार्ट में मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, जैसे मसल पुल हो गया, कभी कमर में पेन निकल आई, कभी आस्ता, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी ना, फिर मैं मुसलसल करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो भी एक्सरसाइज करता हूँ मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, वो बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ। ठीक है, अगर मैं जिस दिन मैं योगा पे नहीं आता, ऐसे बोरियत सारा दिन बोरियत फील रहती है, लेकिन जब मैं किया होता है, मैं एक पॉजिटिव माइंड, जब मैं काम ऑफिस का स्टार्ट करता हूँ तो वो एक बिल्कुल कंसंट्रेट करके और बड़े अच्छे तरीके से करता हूँ। ठीक है, हर चीज़ फोकस के साथ करता हूँ। सर हम कह सकते हैं योगा से इंसान की खूबसूरती में इजाफा होता है, सेहत और खूबसूरती में इजाफा और होता है। जो मौसमी बीमारियां जो आती हैं ना, वो ऊपर से क्रॉस कर जाती है, योगे वालों को नहीं पकड़ती। या कोरोना में जितने लोग किसी को योगा नहीं। आप समझते हैं कि औरतों को भी खूबसूरती के लिए करोड़ों रुपए लगाती हैं, वो जाती हैं, वो योगा करना चाहिए। ये सामने योगा लेडीज के बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मतलब ये आप अगर वॉक करते हैं ना, आपके कुछ मसल यूज़ होंगे। योगा पे आपको ये है कि जैसे जिम पे जाते हैं आपके, उसमें भी कुछ मसल यूज़ होंगे, लेकिन योगा में फ़र्क ये है कि आपके पाँव के नाखून से लेकर बाल तक आपकी एक्सरसाइज होती है। हर जिस्म के हर पार्ट के, इवन इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उसके भी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, उनको भी हम एक्टिवेट करते हैं, लेकिन आम जिम में या वॉक पे आप इन चीज़ों को एक्टिवेट नहीं कर सकते। ठीक है, जिससे ओवरऑल पूरी बॉडी की ये 3 चीज़ों का मजमूआ है जो योगा, एक फिज़िकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये मिल के एक योगा हम इसको। सर इसके लिए योगा करने वालों को स्पेशल कोई एक्सरसाइज को फूड सप्लीमेंट कोई ऐसी चीज़ भी लेने की ज़रूरत है या नहीं? असल में है इसमें चीज़ें, ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब सजेस्ट करते हैं, इधर बहुत सी उन्होंने बताई हुई हैं चीज़ें। इसमें ये बताते हैं कि योगा वाले को नहीं, स्पेशल वैसे हेल्थ अवेयरनेस है कि आप कार्बोहाइड्रेट को कम करें, चावल रोटी को कम करें, मीठे को बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है, जो जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, जैसे एग्स है और दूसरी जो गोश्त है, मटन है, उसको खाएं। ये बेकरी की चीज़ें छोड़ दें। ठीक है, जो हम फास्ट फूड है उसको ख़त्म कर दें। ये चीज़ें छोड़ेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होंगे। डॉक्टर साहब ये कहा जा रहा है कि ये जो ऑयल है, जो कुकिंग ऑयल है, उसके बड़े साइड इफेक्ट है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसमें बेहतर यही है कि आप 3 ऑयल यूज़ करें, 3 चीज़ें, जो एक तो देसी घी आप यूज़ करें, उसके बाद कुकिंग के लिए जो हम कहते हैं सरसों का ऑयल यूज़ करें। उसमें भी जो स्मेल होती है उसको ख़त्म करने का एक तरीका है। जी ठीक है, उसका क्या तरीका है, ये बताएंगे? है कि उसको गर्म करें, उसमें ये करें कि गर्म करने के बाद उसको आप प्याज एक डाल दें या लहसुन उसमें डाल के बॉईल करेंगे, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल पतला ऑयल बन जाएगा जैसे कुकिंग ऑयल है। उसके बाद कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको हीट नहीं देनी आपने। जी वैसे आप यूज़ जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप वैसे, जैसे हीट के बजाय। सर ये आंखों के मसाइल जो हैं, हाँ जी। जैसे फॉर एग्जांपल सफ़ेद मोतिया, ये आम रूटीन में बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके भी योगा का इफेक्ट है कि ये करने से ये ख़त्म हो सकता है, रिवर्स हो सकता है? एक दफ़ा मोतिया तो आ गया तो उसका तो मेरे ख्याल में नहीं ख़त्म हो सकता, लेकिन उसके प्रिवेंटिव जो एक्सरसाइजेज हैं हमारी कुछ, उससे हम इसको बेहतर कर सकते हैं। बेहतर हो सकता है, जैसे एक है कोई एक्सरसाइजेज जिससे हम बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये शुगर के पेशेंट के लिए, क्योंकि ये वाह बड़ी तेज़ी से फैल रही है, उसके बारे में कुछ बताएं। शुगर के लिए भी कुछ डाइट्स हैं जिसको हम कर सकते हैं बेहतर। ठीक है, और इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ठीक है, जो हम कुछ डाइट्स हैं डॉक्टर साहब देते हैं आपको, डॉक्टर इफ्तिखार साहब जो हमारे हैं, जिससे
हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत से पेशेंट इधर हैं डॉक्टर साहब के जो शुगर हुई है उन्हें, वो बिल्कुल सही हो गए। तो अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, ये असरार साहब हैं हार्ट के पेशेंट थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये हार्ट की एक्सरसाइज करते हैं तो वो बिल्कुल बेहतर हुए हैं। देसी घी हाँ जी, वो क्रीम से बनाया जा सकता है। क्रीम से बेहतर तो यही है कि जो लस्सी के मक्खन से बनता है वो मिलावट होती है। क्रीम वाली तो अक्सर देखा गया डाल्डा के साथ मिक्स करके उसमें मिलावट होती है, बेहतर है वो ना यूज़ करें। अगर वो हम दूध से ऊपर मलाई तार के या फिर लस्सी से जो मक्खन से बनाते हैं खालिस, तो वही चीज़ है। सर आप ये बताइए डेली दिन में कितनी मरतबा और कितनी टाइम के लिए योगा करनी चाहिए? आम जैसे बिजी लाइफ है, एक दफ़ा सुबह कर ली जाए तो वो बहुत बेहतर है। 1 घंटे के लिए, कितने वक्त के लिए? 1 घंटे के लिए आप करें, ठीक है। लेकिन करनी ऐसी चाहिए कि हमें जैसे 3 पार्ट हैं इसके योगा के, जी जी तीनों जैसे एक एक्सरसाइज का पार्ट, एक्सरसाइज भी हम आम एक्सरसाइज नहीं करते, इनहेल एक्सहेल के साथ करते हैं, जी जी ठीक है। वो फिर हम योगा में शामिल हो जाती है। अगर आप इनहेल एक्सहेल नहीं करते तो वो योगा नहीं है। इनहेल एक्सहेल की वजह से मतलब ज़्यादा बेनिफिट हाँ, होते हैं। बिल्कुल। इसमें आपके कुछ ऐसे सेल्स होते हैं उस वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं जाती, आस्ता आस्ता डेड होना शुरू हो जाती हैं वो सेल। जी सर, आप बताएं, अपना ज़रा तारफ़ कराएं, आप योगा से अभी फारिग हो, क्या फील किया आपने? बहुत ज़बरदस्त। जब से मैंने ज्वाइन किया है ये सारा दिन चौकस, सुस्ती ख़त्म। जी सर योगा के बेनिफिट के बारे में कुछ? योगा के बेनिफिट ही बेनिफिट्स हैं जी। मैं यहाँ पे मुझे 7-8 साल हो गए हैं डॉक्टर के साथ करते हुए। जी जी मुझे वैसे यहाँ पे 30 साल होंगे इस गार्डन में आते हुए। जी जी तो मैंने जब आने से पहले मैं तकरीबन हफ्ते में एक दफ़ा अपने टॉन्सिल्स के लिए इत्तेफाक में जाता था, जी जी लाजमी, क्योंकि मुनव्वर हमने छोड़नी नहीं, मिर्च वगैरह छोड़नी नहीं, तो ज़ाहिर है पे जाना पड़ता था। जैसे जैसे ये जैसे ब्रीदिंग शुरू की है ना, मैं उसके बाद आज तक डॉक्टर के पास इस काम के लिए नहीं गया। अच्छा, ये मैं महीने में 4 दफ़ा जाता था डॉक्टर के पास, जी जी क्योंकि 3,000 रुपये फीस थी वन टाइम पे। लेकिन शुक्र हम उसके बाद फिट हैं। और आप इस योगा को देखें आके, अब कल आए डॉक्टर साहब है उनको रहने दे, कल आए हैं डॉक्टर जी जी साहब, आएंगे आप देखें आके कि इतने बेंडियाँ बहुत सारे मरीज हैं, सब ठीक हो, कमर के बड़े बड़े जिनके सब डॉक्टरों ने यूज़ कर लिए, लेकिन यहाँ आके ठीक हो गए हैं। ऐसे लगता है कि यहाँ ये योगा सारा दिन फिट रखता है आपको। एक दफ़ा कर लें आपको सारा दिन एक्टर रहेंगे, नहीं करेंगे आपको यहाँ पता है कुछ चीज़ लूज हो गई। बहुत बहुत ज़बरदस्त। बड़ी मेहरबानी जी नदीम साहब, को जी। नदीम साहब आप बताएं, आप योगा के बारे में आपने किया, क्या फील किया है? बहुत अच्छा लगा मुझे जी। जी जी हम अभी नए हैं लेकिन बहुत मज़ा आता है यहाँ पे आके, सुकून सा हो जाता है, ठीक है, और बहुत सारा दिन फ्रेश गुजरता है। सारा दिन फ्रेश। जी सर आप बताएं। मॉडर्न पार्क में आना ही बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा। इतनी ग्रीनरी, इतनी ऑक्सीजन, जैसे हम देसी घी खाते हैं। सर आप क्या काम क्या करते हैं? मैं पुलिस में था, रिटायर हो गया हूँ। अच्छा वो डिस्क प्रॉब्लम थी, जी जी। लेकिन ये है कि जब से मैंने ये योगा ज्वाइन किया है कोई डिस्क का मसला नहीं, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, ये मेडिसन, ये योगा एक मेडिसन भी है, आप कह रहे हैं कि डिस्क ठीक हो गई, ये तो मामूली बात। ये योगा में हम जब से एक्सरसाइज की है उस वक्त से, ये एक तो मैं 1:30-2-3 बजे जाता हूँ और सारा दिन फिर चल जाती है। वेरी गुड। ये आप देख सकते हैं मनाजर, ये चीमा साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अब कितने अरसे से इधर दोस्तों के साथ? 5 साल हो गए। 5 साल। आपने 2019 से मैं यहाँ पे शुरू किया था, तो ऐसे ही मेरा एक दोस्त था यहाँ पे योगा करता था, तो मैं हज से वापस आया, जी जी तो मैं यहाँ पे वॉक तो है रेगुलर करता था, 2 चक्कर लगाता था 5 किलोमीटर। जी जी तो उसने बुला लिया, यहीं पे ये कर रहे थे, जी जी मैं आ गया। मैंने वो योगा की तो मैं फील किया कि यार ये वाक शाक से तो ये कई दर्जे बेहतर है। तो फिर उसके बाद मैंने नहीं छोड़ी, एक दिन भी नहीं छोड़ी। अगर मैं कहीं पहाड़ों में चला जाऊं तो अपनी किट साथ ले जाता हूं, जी जी। वहाँ पे खुद कर लेता हूं, ठीक है। योगा नहीं मैं छोड़ रहा। चीमा साहब अपना तारफ करवाएं पहले, आप क्या करते थे? मैं जी आशिक हुसैन चीमा, डॉक्टर तो मैं बना बाद में। तो मैं पैदा हुआ फैसलाबाद के एक गांव में, कमालपुर में, जी जी जो दारुल एहसान, उस वक्त सलार वाला स्टेशन होता था उसके करीब है, दारुल एहसान अब उसका नाम है, तो उसके करीब था गांव कमालपुर। जी जी वहाँ बचपन से मुझे शौक था गेम्स का। जी जी। मेरे गांव में, अब लंबी हो जाएगी, मैं कोई कर बात दूं। कोई बात नहीं, करें मेरे बात। गांव में रफ़ीक चीमा साहब होते थे, जो रेलवे में मुलाजिम थे, और
वो थे पाकिस्तान नंबर 1 हॉप स्टेप एंड जंप में, जी जी और कबड्डी के भी वो ज़बरदस्त प्लेयर थे। जी। उनको शेर पाकिस्तान कहते थे उस वक्त। जी जी। तो जाफी थे वो। अच्छा, जाफी जरा एक्सप्लेन कर दे, हर बंदे को नहीं पता। वो जो पकड़ने मतलब, वाले जो पकड़ते हैं, पकड़ते हैं, क्या कबड्डी ये करता है, दूसरा उसको पकड़ता है। जी जी ठीक है ना, ये पंजाबी का लफ्ज़ जी है ना जी जी। अच्छा, वो थे तो बड़े अच्छे थे। और वो जो है ना डेली गांव के हमारे एक वहाँ पे वो ग्राउंड होती थी साथ ही, जी जी। वहाँ पे उन्होंने जंपिंग पिच बनाई हुई थी, यानी जंप लगाने के लिए ना उन्होंने जगह गोडी हुई थी। जी जी। तो वहाँ उसने फट्टी शट्टी लगाई हुई थी, लॉन्ग जंप की भी, हॉप स्टेप एंड जंप की भी, 100 मीटर भी लगाता था। जी जी। 100 मीटर में इतना तेज़ नहीं था वो, लेकिन वो जंप्स जो थे, लॉन्ग जंप भी उसका कोई 22 फुट से ऊपर था, 22-23 फुट था, 23 फुट, और हॉप स्टेप एंड जंप भी उसका कोई 47 फीट था। जी जी। तो वो पाकिस्तान नंबर 1 रहा। फिर वो उसके बाद मोहम्मद खां आर्मी का था, वो पाकिस्तान नंबर 1 हो गया हॉप स्टेप एंड जंप में। तो उस वक्त मैं भी जो था पंजाब की तरफ से गया हुआ था, नवाबशाह में नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी। तो वहाँ पे मेरी और मेरे उस्ताद, ये मेरा उस्ताद था रफ़ीक चीमा, जी जी। क्योंकि मैं छोटा सा था, दूसरी क्लास से ये जंप लगाने शुरू कर दिए, तो वो डेवलप कर गया मैं। तो वहाँ पे मेरा और उसका जंप इक्वल हो गया और मोहम्मद खां फर्स्ट आ गया। जी जी। अच्छा, अब मैं, मेरा उस्ताद जो है वो मेरे बराबर आ गया, मैंने विड्रा कर दिया, मैं थर्ड आ गया, उस्ताद मेरा सेकंड आ गया, और मोहम्मद खां जो आर्मी का था वो फर्स्ट आ गया। उसके बाद वहीं पे मेरे उस्ताद ने कह दिया कि आपने मेरी जगह ले ली है, अब आप मुझे नहीं देखेंगे चैम्पियनशिप में कहीं भी। उसके बाद फिर वो नहीं आया। जी जी। तो मैं, हाँ जी, तो मैट्रिक मैंने लारवाला से किया, जी जी। जिसका अब नाम दारुल एहसान है, जी जी। लारवाला स्कूल से। वहाँ से मैंने बोर्ड टॉप किया अपने ग्रुप में, 802 नंबर लिए। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में FSC में दाखिला लिया। यहाँ से मैंने, इसके बाद मुझे MBBS में दाखिला मिला कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर। तो जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में था, तो उस वक्त हमारा 3 कॉलेज, FC कॉलेज, HSN कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज के कंपटीशन हुआ करते थे, जी जी। गेम्स के ना। तो उसमें मैंने हॉप स्टेप एंड जंप का रिकॉर्ड कायम किया, और वो जो था मेरा, मैंने एक सिख का रिकॉर्ड तोड़ा, 100 साल रिकॉर्ड मैंने तोड़ा था हॉप स्टेप एंड जंप का। तो वो मेरा रिकॉर्ड अब भी कायम है वहाँ पे। जी जी। और जो लॉन्ग जंप था, लॉन्ग जंप भी मेरा अच्छा था, वो 22 फुट के करीब था मेरा। ये गवर्नमेंट कॉलेज से आपने की? 100 मीटर जो रेस थी, उसमें मेरा टाइम था 11.2 सेकंड, वो मैं पंजाब नंबर 1 था। जी जी। ये 2 साल बहुत यहाँ पे आला। करने के बाद मैं फिर गवर्नमेंट कॉलेज, उधर कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर चला गया। वहाँ मैं 5 साल का बेस्ट एथलीट रहा, जी जी। और पास भी होता गया, कोई सप्लीमेंट्री नहीं लगी। नहीं तो वी वर 6 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 110 जिनके सप्लीमेंट्री नहीं आई थ्रू हो। जी जी। 6 लोग ऐसे थे जिनका कहीं भी फेल नहीं हुई, किसी भी सेमेस्टर में, किसी भी साल में। जी जी। तो उसके बाद हाउस जॉब किया मैंने आई में और मेडिसिन में। फिर मैंने ज्वाइन किया, ये जो है सोशल सिक्योरिटी, बदकिस्मती से मैंने ज्वाइन कर ली। जी जी। तो वो कोई 1-2 साल मैंने वो की, वो मैंने छोड़ के फिर पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्शन करने के बाद मैंने रहीम खां DHQ हॉस्पिटल में मेरा जो है ना फर्स्ट सर्विस जारी हुई। काफी दूर नहीं रहीम यार? रहीम खां मेरी ज़मीन थी। अच्छा। हाँ, वो फैसलाबाद से फिर हम रहीम खां शिफ्ट हो गए। जी जी। फैसलाबाद भी ज़मीन थी, जहाँ ज़मींदार आता है वहीं पे, ये मैं आपको पता है ज़मींदार ही हैं। जिम्मेदार है। तो फिर वहाँ पे मैं रहा हूँ। उसके बाद मैंने 76 में DPH में लाहौर दाखिला लिया, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट किया, और फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। जी जी। एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने थ्रू अभी DHO रहा, फिर मैं MS भी रहा, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का, DHQ हॉस्पिटल का। फिर मैं EDO हेल्थ रहा हूँ 8 साल। जी जी। तो 2011 में मैं रिटायर हो गया, और अब भी ये पिछले साल, ये आपको इनको पता ही है जी। तो मैं ये जितने जवान हैं इनको 100 मीटर कर रहा हूँ, आपने इधर रेस 100 मीटर रेस में मतलब इस एज में भी। अच्छा। ज़हीर खड़ा था, ज़हीर जी जी। उसको तो डॉक्टर साहब ने ऐसे रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि माशाल्लाह आप 2011 से या 5 साल हो गए रेगुलर इधर योगा कर रहे हैं। योगा मेडिसिन फ्री इलाज है, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती जो योगा करते हैं लोग? नहीं, जिनको तो कोई स्पेसिफिक डिजीज़ है, मसलन हाइपरटेंशन है और डायबिटीज़ है,
तो इनका ट्रीटमेंट जो है अब तो जो है वो डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है जी जी प्रीलिमिनरी स्टेज पे। एक होता है प्री डायबिटीज़, जी। प्री डायबिटिक वो होते हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल 100 और 126 के दरमियान होता है फास्टिंग। जो डायबिटिक होते हैं वो उनका 126 से ऊपर अगर चला जाए फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, तो वो लेबल हो जाते हैं डायबिटिक। जी जी ठीक है जी। नॉर्मल बंदे का ब्लड शुगर लेवल जो है वो 100 से नीचे होना चाहिए फास्टिंग, जी जी और 2 आवर आफ्टर मील में जो है वो 140, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए नॉर्मल का। लेकिन जो डायबिटिक हैं, जो कंट्रोल्ड हैं विद मेडिसिन और एक्सरसाइज से फ़र्क तो पड़ता है। जी जी और अब तो ये है कि जो प्रीलिमिनरी स्टेज पे हों लोग, जो प्री डायबिटिक हों, जी जी उनको तो फ़ौरन वापस लाया जा सकता है उनकी डाइट कंट्रोल से और उनके जो है एक्सरसाइजेज से, इस तरह से। और 4 तरीके हैं वेट को कम करने के। जी जी एक तो ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट छोड़ दें। कार्बोहाइड्रेट में आपकी सारी ये शुगर्स वगैरह मीठी चीज़ें आ जाती हैं, आपका ये रोटी आ जाती है, आपका चावल आ जाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है इनको मिनिमाइज़ कर देना चाहिए, बिल्कुल जितना भी कम कर सकते हैं आप। जी जी मैं तो एक चपाती रोज़ की खाता हूँ 24 घंटे में, मल्टीग्रेन आटा की, जी जी मक्खन से चोपड़ के। जी जी ठीक है जी, मैं अभी इनको बता रहा था। तो नाश्ता जो है उसमें आप बॉयल्ड अंडे ले लें, मतलब जो है मिनिमम आप वेट बढ़ता है इनटेक से। जी। जितना आप खाएंगे उतना आपका वेट बढ़ेगा। और कार्बोहाइड्रेट तो आपका वेट बहुत बढ़ाता है, फैट आपका वेट नहीं बढ़ाता। जी जी इनटेक ऑफ फैट एंड प्रोटीन, क्योंकि फैट जो है उसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, उसको हज़म करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए। जी जी और प्रोटीन जो है उस पर भी बिल्कुल मिनिमाइज होती है इंसुलिन की सिक्रीशन। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट लेते हैं आप तो वो पीक हो जाता है, इंसुलिन सिक्रीशन ज़्यादा होती है, पैंक्रियाज को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो पैंक्रियाज जो है वो फिर आप पहले तो थीम था ना जी, डॉक्टर्स कहते थे यार डायबिटिक को थोड़ी वक्फे के साथ 4-4 घंटे के बाद आप खाते रहें, वो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट थी। जी जी अब ये बिल्कुल डिस्कार्ड हो गई है। अब इसका यही है तरीका कि कार्बोहाइड्रेट को कम करें, कीटो डाइट करें। कीटो डाइट से मुराद ये है कार्बोहाइड्रेट ख़त्म करें और फैट और प्रोटीन पर रिलाई करें ज़्यादा। और सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह ये जो हैं ये आप लें। तो कच्ची सब्ज़ी ले सकते हैं, जैसे मूली, गाजर है, ये वैसे खाया जा सकता है। और ये चीज़ें जो हैं मतलब ये है कि आप अपने बेस की तरफ चले जाएं, जहाँ से आप निकले थे। कि आप जब स्टार्ट बचपन में, हमारे बचपन में तो ये इतनी ना ही ये फैंसी डाइट होती थी, जी जी ना ही ये फैंसी चीज़ें होती थी। उस वक्त हम देसी मक्खन भी खाते थे, बादाम खाते थे, हैं जी, और एक्सरसाइज करते थे, पता ही नहीं होता था कहाँ जाती है। एक पाइया मक्खन मैं तो खा जाया करता था जब मैं अंडर मैट्रिक था। डॉक्टर साहब अब भी आप मक्खन खाते हैं? अब मैं मक्खन हजम नहीं कर सकता इतना। अब मैं अपनी रोटी जो है ना अच्छे भले मक्खन से चौपड़ के खाता हूँ। और मेरा सालन जो है वो देसी घी से बनता है। मैं ऑयल इस्तेमाल नहीं करता, मैं ये जो है ब्रायलर इस्तेमाल नहीं करता, देसी मुर्गी खाता हूँ या मटन खाता हूँ। तो या फिर सर्दियों में को फ़िश वगैरह है वो लेता हूँ। तो मैं बाकी ये चीज़ें नहीं लेता। डॉक्टर साहब ये कुकिंग ऑयल के कोई साइड इफेक्ट हैं जिसकी वजह से? कुकिंग ऑयल्स जो है ना, बीइंग ईडियो हेल्थ, मैंने रिसर्च भी पढ़ी है इसकी कि ये जितने आपके कुकिंग ऑयल्स हैं इन्होंने जो विटामिन ए और डी की कहा है ना कि फोर्टिफिकेशन की हुई है हमने, वो गलत है। जी जी टेस्ट किए गए हैं, इनमें कोई नहीं फोर्टिफिकेशन नहीं हुई होती और ये बिल्कुल रॉन्गली इन्होंने दिया हुआ है। और ये जितने भी ऑयल्स हैं कुकिंग ऑयल, जी जी ये हैज़ार्डस हैं बॉडी के लिए। देसी घी खाएं, जी जी ऑलिव ऑयल वैसे खाएं, उसमें खाना नहीं पका सकते क्योंकि ओमेगा 3 होता है उसमें, ओमेगा 6 में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपका तेल है जी जी सरसों का तेल, ये इसमें ओमेगा 3 होता है। इसको खाने के लिए ये है कि ये इसमें खाने को पकाने के लिए अगर इस्तेमाल करना है तो इसमें आप इसको बॉयल करें, इसमें एक वो गंदम का जो है पेड़ा वो डाल दें, तो उसको बॉयल करते रहें, उसके बाद आप वो निकाल लें पेड़ा बीच में से, तो वो ऑयल आपका रिफाइन हो जाएगा, उसमें जो हैज़ार्डस एलिमेंट्स हैं वो निकल जाएंगे। नंबर 3 जो है कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल फॉर कुकिंग। जी बड़ा महंगा है, 1700 रुपये किलो है, लेकिन बेस्ट वो है कुकिंग के लिए, या देसी घी है।
मैं तो ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। सरसों का तेल तो वो फिर उसमें वो बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, लाएं और उसमें डालें और उसको पहले बनाएं। तो लेकिन ये है कि घर वाले भी नहीं मानते, वो कहते हैं ये आपने कहाँ से निकाल लिया ये सरसों का तेल ये हम नहीं खा सकते, स्मेल आती है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये सर लाइफ का जो है ना पैटर्न, वो आपको डिसिप्लिन लाइफ करनी पड़े। मेरे थ्रू आउट लाइफ मेरी जो है ये एक्सरसाइज वाली है। जी जी। यहाँ से यहाँ मतलब योगा करने के बाद पहले तो मैं राउंड लगाता था, 1 राउंड भी लगाता था 2 किलोमीटर का, 2.5 किलोमीटर का। तो वो जो है जाके मैं सरसों के तेल की मालिश कराता हूँ अपने नौकर से, मैंने स्पेशल रखा हुआ है। जी जी। उसके बाद मैं नीम गर्म पानी से नहाता हूँ, बेशक गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो। डॉक्टर साहब, हम रेगुलर अगर योगा करें हाँ, तो कितने % हम बीमारियों से, मुख्तलिफ प्रॉब्लम से बच सकते हैं? योगा के साथ जो ज़्यादा अहम है वो जो मैंने वो 4 पॉइंट आपको बताए हैं ना, जी जी। कार्बोहाइड्रेट कुछ कट शार्ट करें, कट डाउन करें। नंबर 2 आप कीटो डाइट करें। कीटो डाइट मैंने बताया आपको कि प्रोटीन और फैट लें और कार्बोहाइड्रेट को कम कर दें। नंबर 3 मैंने आपको बताया है कि इंटरमिटेंट जो है फास्टिंग करें। उसमें यह है कि अगर आप शाम को खाना 5 बजे या 6 बजे खा लेते जी हैं जी। तो फिर जाके अगले दिन सुबह आपने 8 बजे या 10 बजे नाश्ता करना, 8-9 बजे, तो वो आपका काफ़ी पीरियड आ जाता है उसमें सिर्फ पानी पी सकते हैं आप, उसमें खाएं पिए ना। तो सुबह अगर आप नाश्ता करते हैं 8 या 9 बजे करते हैं, 9 बजे भी करते हैं, तो खाना दोपहर का खाना जो है, दोपहर का क्या वो फिर एक ही खाना रखें आप, इवनिंग का 4-5 बजे जी जी। वो खाएं, क्योंकि इसमें भी वक्फा आपका 8 घंटे का आ जाएगा। तो ये है, इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। जी जी। और नंबर 4 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में आपकी योगा आ गई, जी जी। वॉक आ गई, विग्रस एक्सरसाइज है। वो कहते हैं जी वो क्या कहते हैं 10 मिनट्स विग्रस एक्सरसाइज इज बेटर दैन क्या कहते हैं 1 आवर वॉक। जो स्लो वॉक आप करते हैं उससे वो बेहतर है। डॉक्टर साहब, कीटो डाइट में कौन कौन सी खुराक चीज़ें हैं जो आ जाती हैं, ज़रा ब्रीफ कर दें। कीटो डाइट में आपकी मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि प्रोटीन और फैट्स आते हैं। जी जी। ठीक है। प्रोटीन में इंसुलिन की उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन की इतनी ज़रूरत नहीं होती। फ़ैट पहले तो हमें मना किया जाता था जी, फ़ैट ना खाएं, ये पता नहीं क्या करेगा। फ़ैट जो है उस पर इंसुलिन, उसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट आपको ATPs देता है, एनर्जी देता है। जी जी। ठीक है नहीं। तो ये अब जो है ना थीम चेंज हो गई है। तो अभी भी आपके 50% से ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं मानेंगे, ये चीज़ें नहीं मान रहे। लेकिन जो नई रिसर्च आ रही है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आप डायबिटीज़ को भी ख़त्म कर सकते हैं। जी जी। यानी अगर आप ये कीटो डाइट भी करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज वॉक करते हैं, तो आप जो है रिवर्स कर सकते हैं इसको, डायबिटीज़ को। ठीक है नहीं। तो उसके 1-2 टेस्ट है वो पहले करवाना पड़ता है डायबिटीज़ का। जी जी। तो उसमें फिर वो देखना पड़ता है कि ये कहाँ जो है फिट आता है। तो वो जहाँ पे फिट आ रहा होगा उसमें वो पता चल जाता है, क्योंकि वो उस टेस्ट से ये पता चल जाता है कि ये बंदा सिर्फ डाइट से कंट्रोल हो सकता है, एक्सरसाइज से कंट्रोल हो सकता है, तो वो उससे कंट्रोल किया जाता है। अदरवाइज़ फिर अगर जिसको प्रोलॉन्ग कर गई है डायबिटीज़, काफ़ी देर से वो मेडिसिन ले रहा है, फिर मेडिसिन में ये है कि सल्फोनल यूरिया ड्रग्स हैं, ये जो है ना ये नहीं लेनी चाहिए। ये इट शुड बी डिस्कार्डेड, ये नहीं होनी चाहिए। इसमें आपकी जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो मेटफॉर्मिन है, जिसको ग्लूकोफेज वगैरह भी वो ज़्यादा मशहूर है, लोगों की कंपनी मशहूर है, हालांकि ड्रग मेटफॉर्मिन है। तो एक नई ड्रग आ गई है जॉर्डी, जो एम्पाग्लिफलोसिन है। तो ये 2 ड्रग्स हैं, ये बेहतरीन हैं। और TPP4 है, एक सीटाग्लिप्टिन है, विल्डाग्लिप्टिन है। सीटाग्लिप्टिन ज़्यादा आजल वक्त है। तो ये 3 ड्रग्स हैं, इनको ये ज़्यादा बेनिफिशियल हैं निस्बत इसके कि सल्फोनिल यूरिया लें। सल्फोनिल यूरिया क्या करती है, पैंक्रियाज की इंसुलिन निचोड़ती है। पैंक्रियाज की इंसुलिन निचोड़ के वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो फिर जो है आपको इंसुलिन आपकी बॉडी में नहीं सिक्रीट होती, तो फिर आपको इंसुलिन पे जाना पड़ता है, डायरेक्ट इंसुलिन लेनी पड़ती है, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। लेकिन ये है कि वहाँ पर तक जाने के लिए इंसुलिन, आपको पता है कितना मुश्किल काम है। गोली तो आराम से खाई जा सकती है, इंसुलिन का टीका लगवाना पड़ता है, सुबह शाम लगवाएं, कई लोग पता नहीं 3-3 दफ़ा लगवाते हैं। तो ये बेहतर तरीका ये है कि वेट कम कर दिया जाए,
फैट कम कर लिया जाए बॉडी से। कुछ लोग कहते हैं जी हम तो पतले हैं, हमें डायबिटीज़ क्यों है, तो उनके विश्राज में फ़ैट है, उनके अंदर फैट है। जी जी जी। उनके बॉडी में मसल्स में ना होगा, बेली में नहीं होगा, कम होगा, लेकिन उनके विश्राज जो है अंदर, जो इंटेस्टाइन के साथ मोमेंटम अटैच है और विश्राज अटैच है, वहाँ पे फैट्स होते हैं, तो उनको भी वो उस डाइट की ज़रूरत होती है। तो ये है, ये डेफिनेटली योगा जो है इससे आपका बीपी भी डाउन होगा। और मतलब ये नहीं आप कह सकते कि एक बंदा वो अपना हाइपरटेंसिव है, बहुत देर से वो जेनेटिकली हाइपरटेंसिव है, तो उसको आप बिल्कुल ही फ्री छोड़ दें, लेकिन वो उसकी मेडिसिन रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि ये जो आलरेडी डबल रोटी का बड़ा ट्रेंड है, समोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा, इसके बारे में बताएं कि इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या ये बेनिफिट भी है इसका कोई? नहीं जी नहीं, टोटली ये बिल्कुल बिल्कुल नुकसानदेह है, सख्त नुकसानदेह है। ये आपके सॉफ्ट ड्रिंक, ये जो कोक, पेप्सी, 7 अप, दिस एंड दैट पीते हैं, फैंटा, ये समझते हैं कि 7 अप पता नहीं वो ठीक है, वो काली नहीं है इसलिए वो ठीक है। उसमें 7 से 9 चमचे शुगर है एक बॉटल में, चीनी डली हुई है, ठीक है जी, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कंप्रेस्ड है, जिसकी वजह से वो जो है ना उसमें फ्लेवर है और पानी है, तो वो जो आप लोग पी रहे हैं और कहते हैं जी वो गैस नहीं बनती, ये हो रहा है, जो गैस बनती है वो निकल जाती है, वो वही गैस अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वही आप बाहर निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कंप्रेस्ड है, ठीक है नहीं। तो ये चीज़ें बिल्कुल छोड़नी चाहिए सर। मुझे सख्त मजबूरी में, हमारी मीटिंग्स होती हैं डॉक्टर्स की, पीसीज में, सारे ये बड़े बड़े होटलों में, वहाँ पे खाना वो सर्व करते हैं, तो मैं हत्तल बसा कोशिश करता हूँ या तो घर से खाना खा के जाऊँ अगर टाइम हो तो, यानी अगर वहाँ पे मीटिंग 3 बजे है तो मैं 2 बजे घर से खाना खा के जाऊँगा अपना, जी जी, ठीक है। अगर मजबूरी है तो वहाँ फिर मैं थोड़ा बहुत लूँगा, लेकिन वो फिर मैं सैलेड और प्रोटीन पर रिलाई करूँगा, ठीक है। प्रोटीन भी वहाँ पे वो ब्रायलर पकाया होता है उन्होंने, को मटन तो पकाया नहीं होता, तो ब्रायलर खाएंगे तो ब्रायलर ही बनेंगे ना आप, ठीक है ना जी। और उसमें जो आपके वैक्सीन इस्तेमाल होती हैं, इंजेक्शन यूज़ होते हैं, उनमें आर्सेनिक होता है, तो ये तो हजार्डस है। ब्रायलर का गोश्त जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये करता है, कैंसर करता है। ऐसे आपने देखा कि कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब अगर ये चीज़ कर दी जाए, टीवी पे कर दी जाए, तो वो तो कंपनियां तो पीछे पड़ जाएंगी जिन्होंने और शेड खोले हुए हैं, तो उनको जो डाइट दी जाती है आर्टिफिशियल, और उनको जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वैक्सीन दी जाती है, उसमें आर्सेनिक है, और उससे वो आपको आर्सेनिक तो आपको पता है पॉइजन है। तो यह है डॉक्टर साहब, ये डबल रोटी का भी कुछ साइड इफेक्ट है? डबल रोटी खानी ही नहीं चाहिए। इसका साइड इफेक्ट ज़रा बता यार। साइड इफेक्ट यही है ना, मोटा करेगी आपको, फैटी करेगी। ये देखो ना, ये नान डबल रोटी के पैदा है ना, एक ही चीज़ है ना जी। भाई रोटी हो गई, ये आपका अच्छा, ये डबल रोटी से बेहतर है कि आप रोटी ले लें थोड़ी सी, जी जी, मल्टीग्रेन की, वो छोटी सी आप बनवा लें, तो वो उससे बेहतर है, क्योंकि उसमें तो कोई मतलब डाइट ही नहीं है आपकी। वो तो आपको ऐसे ही है, मैदे को वो किया हुआ है। तो होल ग्रेन आटा भी खाएं, अगर खाना है तो होल ग्रेन खाएं, नहीं तो फिर आप मल्टीग्रेन बना लें। मल्टीग्रेन का क्या है, आप 2 किलो गंदम ले लें, तो वो चक्की में वो पीठी हुई मिल जाती है, ये अकबर चक्की है यहाँ पे, जी जी, वो क्या कहते हैं जी, जहाँ से ये बता रहे थे, है नी, हाँ फैसल टाउन में, तो अकबर चक्की से वो पीसी हुई गंदम मिल जाती है चक्की की। तो दूसरा उसमें आपको मिल जाएगा जौ का आटा मिल जाएगा, ये आपको चने का मिल जाएगा, ये किलो डाल लें उसमें। 1 किलो आप बाजरा डाल लें, 1 किलो मक्की डाल लें। बाजरा और ज्वार वाहद इन चीज़ें हैं जिनमें ग्लूटेन नहीं होता, ये शुगर के लिए नुकसानदेह नहीं है, फ़ायदेमंद है। बाजरा और ज्वार, जी जी, ये बहुत ही अच्छी हैं, इनमें ग्लूटेन नहीं है, जी जी, ठीक है ना जी। तो बाकी गंदम में ग्लूटेन है, लेकिन मैं वो जो आपको बता रहा हूँ कि जी मल्टीग्रेन आप खुद बनवा सकते हैं, बजाय इसके ले भी सकते हैं, बने बनाए भी मिलते हैं। ये प्राचा साहब भी बेचते हैं, ये भी देते हैं, उनके पास से भी ले सकते हैं। प्राचा साहब इधर करते हैं, योगा जी जी, कराते हैं, तो उनसे ले सकते हैं। तो वो है, डबल रोटी तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, उसमें डाइटरी इंग्रेडिएंट भी नहीं है, मैदा है, और वो मैं कहता हूँ कि नुकसानदेह है। अच्छा, ये मैदे के लिए नुकसानदेह, इसमें कुछ सोडा जिस्म के लिए नुकसानदेह यार, वो मोटापा करेगी। आप मैदा खाएंगे तो मोटापा करेगी ना जी, फैट जमा करेगी, ठीक है ना, बॉडी में फैट जमा करेगी। देखिए ना,
अब कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली कन्वर्ट होता है शुगर में, जी जी शुगर आपकी जाती है लिवर में, जी वहाँ से जो है जो यूटिलाइज होनी होती है, बाकी एक्स्ट्रा जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है, वहाँ जी। डिपॉजिट हो जाती है। अब ग्लाइकोजन से आगे वो जाती है जनाब फैट में कन्वर्ट होती है। तो ये मेटाबॉलिज्म होता है ना जी जी बॉडी के, लिवर सारा ये काम करता है, तो वो फैट जमा होता जाएगा। अगर आप 7000 कैलोरीज पर वीक अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, 1 किलो फैट डिपॉजिट होगा बॉडी में। जी ये जो आपने इसका कम किया है ना जी, इनका ये आपने नान कम किए हैं, हाँ जी, ऐसे ही कर इनटेक कम किया है इनका, वो अब इनकी अपना यूटिलाइज होना शुरू हो गया फैट। इनको फास्टिंग करनी चाहिए। कर रहे हैं। ये जो मैंने जो तरीका बताया ना इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो ये है कि सुबह नाश्ता किया, नाश्ता में आपको बताते हैं 2 अंडे बॉयल्ड, फ्रूट ले लें, मैं जो अपना कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, जी जी फ्रूट ले लें, नट्स महंगे हैं बड़े, लेकिन मैं तो 4 नट्स डालता हूँ, बादाम भिगोए हुए 7 बादाम, बीच में पिस्ता 5-7 और 5 जो है काजू और सौंगी बीच में, वो जो किशमिश कहते हैं, और इसके अलावा पिस्ता है, पिस्ते के 8-7 दाने हैं। तो वो डाल के उसके ऊपर दही डाल के घर का जमा हुआ, और वो मैं 1 प्याला खाता हूँ। साथ में दूध पत्ती का कप पे लेता हूँ, एक जूस का गिलास बना लेता हूँ, वो भी मैं उसका बनाता हूँ आलू बहारे का या आड़ू का, और दूध पत्ती पीता हूँ सौंफ और इलायची डाल के खालिस। डॉक्टर साहब की जवानी का राज असल में ये है। ये मेरी सुबह का नाश्ता है, और ये अब आजकल कंटिन्यू हुआ ये, वेरी गुड। लेकिन जो है मैं चेंज भी करता हूँ, सर्दियों में कुछ तब्दीली आ जाती है तो वो फिर फायदा। बाकी मैं फिर जो है सुबह 9 बजे नाश्ता करता हूँ, तो फिर मैं खाना खाता हूँ 4 बजे। इसके दरमियान मैं सिर्फ पानी पीता हूँ, और पानी जो ये बनाया हुआ होता है वो आजकल वो स्पेशल टी-टॉक्स जो बनाया हुआ है उसमें वो इन्होंने बताया नहीं 12-14 चीज़ें डाली हैं। नुस्खे बनाए। जी जरा बता दें इसमें क्या क्या चीज़ें, हम भी अगर उसमें- लोग मुस्तफीद हो जाएं। अच्छा, उसमें जी ये तो ऐसा कहते हैं 7 नींबू डालें 1 लीटर में, लेकिन नहीं, वो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ 3 नींबू मैं डालता हूँ। इमली का आधी चमची 1 चमची डालता हूँ इमली की, जी जी आधी चमची खसखस, आधी चमची सौंफ, आधी चमची जो है इलायची की 2 और 2 टुकड़े उसके दालचीनी के, और फिर उसमें मैं डालता हूँ क्या नहीं 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 वो तो इमली आ गई ना आपकी। अच्छा, फिर उसमें जो है वो एक अदरक की टुकड़ा डाल देता हूँ, जी जी और उसमें और भी 1-2 चीज़ें हैं, खसखस है वो भी आधी चमची डालता हूँ, तो कलवंजी तो आपको बता दी है, तो मेथी दाना भी डालता हूँ आधी चमची। तो ये चीज़ें हैं। इन्होंने तो कहा है कि वो जो फिश बनाने में इस्तेमाल नहीं होती, तो क्या होती है जवैन, इन्होंने कहा जवैन भी डालें, लेकिन जवैन मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ स्टमक के लिए ठीक है। फिश बनाने के लिए है। नहीं, स्टमक के लिए ठीक है। हाँ चलो ठीक है, बहरहाल मैं तो नहीं वो डाल रहा। तो बाद में ये कहते हैं जी उसमें को 2 चमचे आप शहद डाल लें, जी जी लेकिन मैं शहद नहीं डाल रहा, जी जी। वो बड़ा बेहतरीन आपका पानी बन जाता है। डॉक्टर साहब ये कितने लीटर पानी में? ये कोई 1 लीटर पानी में 1-1.25 लीटर जी। बॉयल करते हैं बाद में या रात नहीं इसको 12 घंटे रखना है। अच्छा, रात को बस रात को भगो दो हाँ, बस। 12 घंटे रखना है भाई। रात को भिगोया, सुबह इस्तेमाल कर लें, सुबह फिर भिगोया, शाम को इस्तेमाल कर लें। तो मैं तो ये पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब आज का बड़ा अहम मसला बन रहा है कि आज छोटे बच्चों की आंखें बड़ी ख़राब हो रही हैं मोबाइल देख देख के। आप माओं के लिए कोई मैसेज उन्हें बताएं, नौजवान नस्ल को अंधा हो रहे हैं, वो माएँ अपना टाइम बचाने के लिए मोबाइल दे देती। मोबाइल से रेस मिट होती हैं, उससे निकलती हैं, तो वो निकल के ब्रेन पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती हैं। आइज़ पे तो करना है उन्होंने इफेक्ट, क्योंकि डायरेक्टली आंखों से आप देख रहे हैं। जी जी तो ये तो मैंने तो ऐसी वीडियोस भी देखी हैं, छोटे बच्चों को मोबाइल के, उनको जो है फिट्स पड़ने शुरू हो गए मोबाइल इस्तेमाल करने में। ब्रेन पे इफेक्ट करती है। जी, और जी। बड़ा भी अगर बहुत ज़्यादा देखता है तो उसके भी ब्रेन पे इफेक्ट होता है। अगर आप यूट्यूब सुने ना, ये लगा के, ये मैंने लगाई हुई है जी, जी, जी। ब्लूटूथ है, साथ ये जो है ये दूसरी भी है